हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। क्योंकि मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ, इसलिए मेरा प्रयास होता है कि मैं छोटी छोटी वीडियो के द्वारा आपको कुछ ज्ञान कराऊँ। जल चिकित्सा से आप क्या क्या बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। यदि मांस या त्वचा में चोट लग जाती है तो सूजन आ जाती है। उस दशा में भीतर की हड्डी में भी दर्द होता है। उस समय गर्म जल में भीगी पट्टी रखने से त्वचा की सूजन कम हो जाती है। सूजन को कम करने में हड्डी के भीतर की सिराएं तथा जल काफी सहायता करते हैं। उनमें एक प्रकार का रसायन निकलता है जो सूजन के कारण इकट्ठे रक्त को फैला देता है। इस दृष्टि से शरीर में हड्डियां का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, त्वचा का पर्दा। त्वचा या खाल का पर्दा हड्डियों के ऊपर की मज्जा पर चढ़ा रहता है। यह शरीर को हानि पहुंचाने वाले जीवाणुओं से हमारी रक्षा करता है। उदाहरण के लिए, त्वचा पर चींटी या मक्खी बैठ जाती है तो हमें तुरंत पता चल जाता है और हम उसे हटाकर चैन से बैठते हैं। त्वचा शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। त्वचा में बाहरी तथा भीतरी दो परतें होती हैं। ये सभी मृत कोशों से बनी होती हैं। त्वचा को लाल, काला, सफेद, पीला आदि रंग केराटिन तथा मेलानिन नामक तत्वों से प्राप्त होता है। त्वचा में कड़ापन भी इन्हीं तत्वों से आता है। पेशी व स्नायु तंत्र के विषय में इतना जानना काफी है कि हमारा शरीर मांसपेशियों से ही चलता है। मांसपेशियां सिकुड़ती तथा फैलती हैं। ये मांसपेशियां प्राय पतली होती हैं और तंतुओं तथा पेशी कोशिकाओं से बनती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां बहुत से काम करती हैं। ये शरीर के अंगों में मेल बनाने तथा मिलजुल कर काम करने में सहायता करती हैं। इन ग्रंथियों से तरह तरह के रसायन निकलते हैं जिनको हार्मोन्स कहते हैं। यहाँ इतना समझना जरूरी है कि हार्मोन्स रक्त में मिलता है और सारे शरीर में फैलता है। पाचन क्रिया। हमारे शरीर में पाचन क्रिया भोजन चबाने के बाद से शुरू हो जाती है। पाचन क्रिया के बाद उसका व्यर्थ शेष भाग मल के रूप में बाहर निकल जाता है। हम जो कुछ खाते हैं वह लार में मिलकर ग्लूकोज में बदल जाता है, अर्थात लार कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देती है। अब भोजन ग्रास नली द्वारा आमाशय में आता है। आमाशय में 3 प्रकार के सूत्र मिलते हैं, लंबे, आड़े और वृत्ताकार। ये सूत्र बारी बारी से प्रसरण व संकुचन द्वारा आमाशय की दीवारों में गति उत्पन्न करते हैं। इनमें जो सूत्र लंबे होते हैं वे हृदय द्वार से नीचे जठर निर्गम द्वार तक जाते हैं। आमाशय में जठर रस भोजन को पचाता है। अब भोजन तरल रूप में बदलकर छोटी आंत में चला जाता है। यहाँ अग्नाशय व पित्ताशय से पाचक रस भोजन में मिल जाते हैं। अब दोबारा पाचन क्रिया होती है। इस प्रकार भोजन पचने के पश्चात आवश्यक तत्वों का रूप धारण करता है जो खून में मिल जाता है और शेष व्यर्थ अंश बड़ी आंत में जाकर मल के रूप में बाहर निकल जाता है। साथियों, सारी बीमारियों का कारण है शरीर से टॉक्सिन, मल का, गंदे टॉक्सिन का ना निकलना। पाचन में सहायक प्रमुख अंग। पाचन क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण तथा जटिल क्रिया है। रस बनने से पहले भोजन को कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इन क्रियाओं में जिनको विशिष्ट भूमिका होती है, यहाँ उनकी चर्चा की जा रही है। नंबर 1, यकृत। यकृत पाचन क्रिया में सहायता करता है। यह कुछ लाली लिए हुए भूरे रंग की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर के दाहिने तरफ निचली पसलियों के पीछे तथा मध्य पट के नीचे स्थित होती है।
यकृत में दो रक्त वाहिकाएं रक्त लेकर आती हैं, एक नली शुद्ध रक्त लाने वाली तथा दूसरी अशुद्ध रक्त वाहिनी शिरा होती है। आगे चलकर ये दोनों महीन शाखाओं में बढ़ जाती है। तो साथियों, इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भी आप सुनेंगे, सीखेंगे तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी और चौथा सुख बच्चे हो आज्ञाकारी। अगर आपके पास पहला सुख है, आप स्वस्थ हैं, तो कोई भी बिजनेस कार नौकरी करके आराम का जीवन बिता सकते हैं, शरीर का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन यदि आप स्वस्थ ही नहीं हैं तो काम नहीं कर सकते, पैसा नहीं कमा सकते। पैसा नहीं कमा सकते तो फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट ये सब नहीं खा सकते। इसलिए हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ तो मित्रों, मैं बता रहा था आपको शरीर के अंगों के बारे में। पेट में एक है यकृत। यकृत पाचन क्रिया में सहायता करता है। यह कुछ लाली लियो भूरे रंग की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर के दाहिनी तरफ निचली पसलियों के पीछे तथा मध्य पट के नीचे स्थित होती है। यकृत में दो वाहिकाएं रक्त लेकर आती हैं, एक नली शुद्ध रखने लाने वाली तथा दूसरी अशुद्ध रक्त वाहिनी शिरा होती है। आगे चलकर ये दोनों महीन शाखाओं में बढ़ जाती है। पित्ताशय क्या है? यह यकृत के पीछे नाशपाती के आकार की छोटी थैली है। यकृत में पित्त बनता रहता है। यदि तुरंत पाचन के लिए पित्त की जरूरत नहीं होती तो यह पित्त नली द्वारा पित्त की थैली पित्ताशय में संचित करने के लिए भेज दिया जाता है। अग्नाशय, अमाशय के ठीक पीछे पेट की दीवार से सटी हुई अग्नाशय नामक एक बड़ी ग्रंथि होती है। यह ग्रहणी से प्लीहा तक फैली होती है। इसका दाहिना सिरा चौड़ा तथा बायां पतला होता है। इसमें अग्नाशय स्राव पैदा होता है। इसके अलावा इंसुलिन नामक स्राव भी बनता है। इस स्राव को रक्त अपने में शोषित कर लेता है। यदि रस पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता तो मधुमेह यानी डायबिटीज या शुगर की बीमारी हो जाती है। अग्नाशय था। अब है प्लीहा। यह बैंगनी रंग की लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी ग्रंथि होती है। यह अमाशय के बाईं तरफ पसलियों के अंदर रहती है। यह आंत तथा वृक्क से मिलती है। यह छूने में पिलपिली सी मालूम पड़ती है। यह पाचन तंत्र से कोई सीधा संबंध नहीं रखती, परंतु यह शरीर में रक्त कोषागार का काम करती है। इसका काम अमाशय तथा आंतों को जरूरत पड़ने पर खून देना है। जब यह अमाशय तथा आंतों को रक्त देती है तो सिकुड़ जाती है। इसमें कुछ श्वेत कणिकाएं भी होती हैं। साथियों, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी वीडियो में आपको बताता रहूँगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सेंड कीजिए और कमेंट कीजिए तथा घंटी पर भी बटन दबाइए। शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, आप कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, पढ़ते लिखते हो, सभी में जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। जो आपके जरूरी काम हैं उनको पसंद करने की आदत डालें। जो जरूरी है उससे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। ये कहा सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी ने। साथियों, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद करें या नापसंद करें, वे हमें करने ही पड़ते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की देखभाल हर हाल में करती है,
कोई जरूरी नहीं है कि इसमें उसे हमेशा सुख मिलता हो, बल्कि कई बार तो यह तकलीफ देह हो सकता है। लेकिन हम ऐसे जरूरी कामों को पसंद करना सीख लें तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे सकारात्मक काम से करें। सुबह के वक्त सबसे पहले कोई अच्छी चीज पढ़ें या सुनें। रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा तनाव दूर हो चुका होता है और हमारा अवचेतन मन किसी बात को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है। इससे दिन भर के लिए एक लय बन जाती है और हमारी दिमागी सोच का ताना बाना सही रूप ले लेता है। इससे हमारा पूरा दिन अच्छा बन जाता है। खुद में बदलाव लाने के लिए हमें सोचे समझे ढंग से कोशिश करनी होगी और पूरे संकल्प के साथ अच्छे विचार और व्यवहार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। सकारात्मक विचार और व्यवहार को अपनाने का अभ्यास रोज करें और इसे तब तक जारी रखें जब तक यह आदत ना बन जाए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसकी शुरुआत फौरन करें। अगर आप अब तक बताए जा चुके 8 तरीकों पर अमल करें तो विजेता बन ही जाएंगे। जीतने वाला बनाम हारने वाला। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। जीतने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, हारने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। जीतने वाला कहता है, मैं आपके लिए ये काम कर देता हूँ। हारने वाला कहता है, ये मेरा काम नहीं है। जीतने वाले के पास हम हर समस्या का कोई ना कोई को हल लेकर जाते। हारने वाला यह मेरा काम नहीं है कहता है। जीतने वाले के पास हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, हारने वाले के पास समस्या है और समाधान के लिए। जीतने वाला कहता है, मुश्किल होने के बावजूद यह काम किया जा सकता है। हारने वाला कहता है, इस काम को किया जा सकता है पर यह बहुत मुश्किल है। देखिए, किया तो जा सकता है पर मुश्किल है। कोई गलती करने पर जीतने वाला कहता है, मैं गलत था। हारने वाले से कोई गलती होती तो वह कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जीतने वाला वचनबद्ध होता है, हारने वाला खोखले वायदे करता है। जीतने वाले की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, हारने वाले के पास खोखली योजनाएं होती हैं। जीतने वाला कहता है, मुझे कुछ करना है। हारने वाला कहता है, कुछ होना चाहिए। जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है, हारने वाला टीम के हिस्से करता है। जीतने वाला लाभ को देखता है, हारने वाला तकलीफ को देखता है। जीतने वाला संभावनाओं को देखता है और हारने वाला समस्याओं को देखता है। जीतने वाला सभी की जीत के सिद्धांत और विश्वास करता है, हारने वाला मानता है कि जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है। जीतने वाला आने वाले कल को देखता है, हारने वाला बीते कल को देखता है। जीतने वाला स्थिर स्वभाव वाले तापस्थाई जैसा होता है, हारने वाला तापमापी जैसा होता है। जीतने वाला सोच पर बोलता है, जीतने वाला सोच कर बोलता है, हारने वाला बोलकर सोचता है। देखिए, जीतने वाला विनम्र शब्दों में कहे कड़े तर्क पेश करता है, हारने वाला कड़े शब्दों में कमजोर तर्क पेश करता है। जीतने वाला बुनियादी मूल्यों वॉल्स पर मजबूती से टिका रहता है, पर छोटी मोटी चीजों पर समझौता कर लेता है। हारने वाला छोटी छोटी बातों पर अड़ जाता है। सॉरी,
हारने वाला छोटी छोटी बातों पर अड़ जाता है लेकिन मूल्यों पर समझौता कर लेता है। जीतने वाला दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में विश्वास करता है। वह मानता है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे व्यवहार की उम्मीद हम दूसरों से अपने लिए नहीं करते। हारने वाला इसमें विश्वास करता है कि दूसरे तुम्हारे साथ कुछ करें उससे पहले ही तुम वह काम उनके साथ कर दो। जीतने वाला काम को अंजाम देते हैं, हारने वाला काम को होने का इंतजार करते हैं। जीतने वाला जीतने की योजना बनाते हैं और तैयारी करते हैं। तैयारी ही मूल सूत्र है, मूल मंत्र है। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।